सही दृष्टि के साथ हम भूमि, पूंजी और श्रम को एक साथ लाते हैं। ऐसे ही साम्राज्यों का निर्माण होता है। जूतों से जहाज तक, उत्पादन का विज्ञान। हम अक्सर केवल अंतिम उत्पाद देखते हैं, लेकिन हर वस्तु के पीछे उत्पादन का एक जटिल विज्ञान काम करता है। इस वीडियो में हम इन रोमांचक और दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जरिए उत्पादन यानी प्रोडक्शन के विज्ञान को समझेंगे। उत्पादन यानी प्रोडक्शन आखिर है क्या? और एक साधारण सा जूता या रेस्टोरेंट का खाना आपके पास पहुंचने से पहले किस छिपे हुए और जटिल सफर से होकर गुजरता है? पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने वाले उत्पादन के वो 4 जादुई स्तंभ यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? क्या भूमि यानी लैंड का मतलब सिर्फ वह भौतिक जमीन है जिस पर हम खड़े हैं, या इसमें सूरज की रोशनी, नदियों का पानी और गहराई में छिपे खनिज भी शामिल हैं? केवल शारीरिक पसीना बहाने यानी श्रम या लेबर और विशेष कौशल के साथ स्मार्ट तरीके से काम करने यानी मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल के बीच क्या बहुत बड़ा अंतर है? कैसे काइजन यानी निरंतर सुधार नाम की एक साधारण जापानी सांस्कृतिक अवधारणा किसी देश की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल कर रख देती है? प्राचीन भारतीय इंजीनियरों ने बिना एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल किए समुद्र की उफनती लहरों का सामना करने वाले विशाल और लचीले जहाज यानी स्टिच शिप्स कैसे बना लिए थे? क्या पूंजी यानी कैपिटल का मतलब सिर्फ बैंक में रखा कैश है, या इसमें रोबोटिक आर्म्स, डिलीवरी ट्रक और कारखानों की विशाल इमारतें भी शामिल हैं? एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर को इस जटिल आर्थिक सिम्फनी यानी ऑर्केस्ट्रा का मुख्य संचालक यानी सेंट्रल हब क्यों माना जाता है? क्या प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उत्पादन का कोई नया कारक है, या ये सिर्फ एक शक्तिशाली उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है जो कम इनपुट के साथ उत्पादन की रफ्तार बढ़ा देता है? श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव और पूंजी गहन यानी कैपिटल इंटेंसिव उत्पादन में क्या अंतर है? और एक माइक्रोचिप बनाने के लिए हस्तशिल्प या कालीन बुनने से बिल्कुल अलग सेटअप की आवश्यकता क्यों होती है? आपके रोजमर्रा के स्मार्टफोन की सप्लाई चेन के अंदर पर्यावरण से जुड़े कौन से गहरे राज और ई कचरे यानी ई वेस्ट के खतरनाक परिणाम छिपे हुए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और स्मार्ट मशीनों के प्रभुत्व वाले भविष्य में मानवीय कौशल और अर्थव्यवस्था में हमारी जगह का क्या होगा? तो चलिए चलते हैं अपने डिवाइन गुरुकुल के नए वीडियो की तरफ, जो अगले 15 मिनट में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, वीडियो ख़त्म करके नए मैक क्विज और प्रश्न उत्तर वाली लिंक को चेक करना मत भूलना, क्योंकि उत्तर कैसे लिखना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्तर में क्या लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नए कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। कभी आपने अपने पैरों में पहने हुए जूतों को ध्यान से देखा है? मतलब बस एक पल के लिए सोचिए। हाँ बिल्कुल, जूते तो रोजमर्रा की चीजें हैं। वही तो, वो लेदर हो या रबर, उसकी सिलाई, उसका डिजाइन, हम तो बस दुकान या किसी ऑनलाइन स्टोर से उसे खरीद लेते हैं। लेकिन हमारे घर तक पहुंचने से पहले उस एक जूते ने जो सफर तय किया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एकदम सही कहा आपने। हम अक्सर बस वो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, अंतिम उत्पाद। बिल्कुल, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज के पीछे प्रोडक्शन या कह लें कि उत्पादन का एक बेहद जटिल और दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा होता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का उद्देश्य इसी विज्ञान की तह तक जाना है। और मैं बताऊं, इस सफर को समझने के लिए हमें किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का उदाहरण लेने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर शुरुआत कहां से करें? हम हाईवे के किनारे वाले किसी छोटे से रेस्टोरेंट का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए पॉज पॉइंट नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसे रत्ना नाम की एक महिला चलाती है। कोई भी आम ढाबा या रेस्टोरेंट? हाँ, अब जो लोग वहां जाकर दाल मखनी या कढ़ाई पनीर खा रहे हैं, उन्हें लगता है कि खाना बस रसोई में बना और उनकी मेज तक आ गया। जाहिर सी बात है, भूख लगती है तो बस खाने पर ही ध्यान जाता है। बिल्कुल, लेकिन रत्ना के नजरिए से देखें तो ये कहानी सालों पहले शुरू हुई थी। मतलब सिर्फ मसाले और बर्तन खरीदने से पहले भी? हाँ, रत्ना ने सबसे पहले एक सही लोकेशन चुनी होगी, जमीन देखी होगी, पानी और बिजली का इंतजाम किया होगा। राइट। और फिर ओवन या फ्रिज जैसी भारी मशीनरी के लिए पैसों का बंदोबस्त भी तो किया होगा। बिल्कुल, और सिर्फ मशीनें ही नहीं, खाना पकाने और परोसने के लिए कुशल लोगों की एक पूरी टीम भी बनाई होगी। मान लीजिए आज 7 लोग वहां काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो रत्ना कोई मामूली ढाबा नहीं चला रही है, वो अनजाने में ही सही अर्थशास्त्र के सबसे बड़े स्तंभों को एक साथ कंट्रोल कर रही है। सटीक बात है, एकदम सही पकड़े हैं आप। और यहीं से हम अर्थशास्त्र के उस बुनियादी ढांचे में प्रवेश करते हैं जिसे हम एक तरह से उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये फैक्टर्स असल में हैं क्या? देखिए, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री बिबेक देब्रॉय का एक बहुत ही प्रासंगिक कथन है यहाँ पर।
वो मानते हैं कि भारत जैसे देश के लिए विकास में सबसे बड़ा उछाल तभी आएगा जब भूमि, श्रम और पूंजी का बहुत ही कुशल तरीके से उपयोग किया जाएगा। देब्रॉय का ये कथन तो ये साफ कर देता है कि आपके पास सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं है। असली खेल उन संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। बिल्कुल। किसी भी चीज को बनाने के लिए शुरुआत तो हमेशा प्रकृति से ही होती है ना। हाँ, कच्चा माल चाहिए और फिर उसे आकार देने के लिए इंसानी हाथों की जरूरत होती है। अर्थशास्त्र में हम इसे भूमि और श्रम कहते हैं। हाँ, लैंड और लेबर। लेकिन एक बात बताइए, जब हम भूमि या लैंड कहते हैं तो आमतौर पर दिमाग में बस एक प्लॉट या खेत का नक्शा ही आता है। और यही एक बहुत आम गलतफहमी है। मतलब अर्थशास्त्र की नज़र में एक टीचर के तौर पर मैं बताऊं तो भूमि का दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा, तो इसमें और क्या क्या आता है? ये असल में प्रकृति की पूरी रूपरेखा है। जमीन के साथ साथ इसमें नदियां शामिल हैं, झीलों का पानी, सूरज की रोशनी, हवा, मतलब सब कुछ जो प्राकृतिक है। हाँ, और जमीन के गहरे अंदर जो खनिज दबे हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम या आयरन ओर, वो सब भी भूमि का ही हिस्सा माने जाते हैं। ओहो, मतलब जो कुछ भी प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है। बिल्कुल। व्यवसाय इन प्राकृतिक संसाधनों को या तो खरीदते हैं या फिर लीज पर लेते हैं। बिना इस बेस के उत्पादन का पहला कदम भी नहीं उठा सकते। समझ गया। तो प्रकृति ने हमें कच्चा माल दे दिया, अब बारी आती है उस पर काम करने की, यानी श्रम की। हाँ, लेबर। जैसे कोई किसान खेत जोत रहा है या कोई बढ़ई लकड़ी तराश रहा है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। क्या सिर्फ ज्यादा पसीना बहाने से या ज्यादा शारीरिक ऊर्जा खर्च करने से ही उत्पादन का मूल्य बढ़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक उदाहरण लेते हैं। एक मजदूर है जो दिन भर एक भारी पत्थर को यहां से वहां धकेलने में अपना पसीना बहा रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो मस्त एयर कंडीशनर वाले कमरे में बैठकर बस अपनी उंगलियों से कोडिंग कर रहा है। समय और ऊर्जा तो दोनों की लग रही है, लेकिन उनके काम का जो आर्थिक असर है वो तो जमीन आसमान का है ना। एकदम सही तुलना की आपने। और ये जो तुलना है ना, ये एक बहुत ही बड़े सिद्धांत को उजागर करती है। वो क्या? ये श्रम और मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के बीच का अंतर है। मानव पूंजी मतलब इंसान खुद एक पूंजी है? हाँ, देखिए, जो सिर्फ शारीरिक या मानसिक प्रयास है वो महज श्रम है। पत्थर धकेलने वाले काम में पसीना बहुत है, लेकिन सच कहूं तो उसमें किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई भी कर सकता है थोड़ी ताकत लगाकर। बिल्कुल। लेकिन उस सॉफ्टवेयर डेवलपर के मामले में देखिए, उसने सालों तक पढ़ाई की है, कोडिंग की अलग अलग भाषाएं सीखी हैं, उसने तर्क करना और समस्याओं को सुलझाना सीखा है। तो उसकी विशेषज्ञता काम आ रही है। यही विशेषज्ञता और कौशल ही एक आम श्रम को मानव पूंजी में बदल देता है। उत्पादन की दुनिया में सिर्फ मेहनत के घंटे नहीं गिने जाते, उस मेहनत की गुणवत्ता देखी जाती है। तो बात सिर्फ पसीना बहाने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की है। एकदम सही। लेकिन अगर मानव पूंजी ही असली गेम चेंजर है, तो ये रातों रात तो बनती नहीं होगी। इंसान के दिमाग और उसके कौशल को इस तरह अपग्रेड करने के पीछे आखिर कौन सा इंजन काम कर रहे हैं? इस अपग्रेडेशन के पीछे दो सबसे मजबूत इंजन हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा तो समझ में आता है, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं है। यह बुनियादी साक्षरता को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में बदलने की प्रक्रिया है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं? बिल्कुल नहीं। एक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र का ही उदाहरण ले लीजिए। वो सिर्फ क्लासरूम में बैठकर डिजाइन के सिद्धांत नहीं रटता। राइट। वो साइट पर जाता है। वो ये समझता है कि एक पुल को कम लागत में कैसे मजबूत बनाया जाए, कौन सी सामग्री है जो मौसम की मार सह सकती है। यही व्यवहारिक ज्ञान उसे अर्थव्यवस्था के लिए कीमती बनाता है। और जाहिर सी बात है, अगर उस इंजीनियर का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो ये सारा किताबी और व्यवहारिक ज्ञान तो धरा का धरा रह जाएगा। एकदम पते की बात कही आपने। स्वास्थ्य अक्सर हमारी इन आर्थिक चर्चाओं से बाहर रहता है, लेकिन सोचिए, एक बीमार वर्कफोर्स कभी भी रचनात्मक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य तो सीधे तौर पर हमारे सोचने समझने की क्षमता को सपोर्ट करता है। हाँ, अब इन दोनों के अलावा ना एक तीसरा तंत्र भी है जो अक्सर किताबों में कहीं छिप सा जाता है। अच्छा, वो क्या है? वो है हमारी संस्कृति, कल्चर। किसी भी समाज का सांस्कृतिक नजरिया उसकी उत्पादकता को बहुत गहरे स्तर पर तय करता है। संस्कृति और उत्पादकता, कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? बिल्कुल। जापान का काइजन मॉडल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अरे हाँ,
काइज़न, जापानी कारखानों के बारे में तो ये बहुत मशहूर है। हाँ, तो काइजन का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये नहीं कहते कि रातों रात कोई चमत्कार कर दो। तो फिर उनका मानना है कि हर दिन अपनी प्रक्रिया में एक छोटा सा, शायद बस 1% का सुधार करो। निरंतर सुधार। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना है। हाँ, टोयोटा जैसी कंपनियों में ये आज भी देखा जा सकता है। वहाँ असेंबली लाइन पर काम करने वाला कोई भी आम कर्मचारी अगर उसे एक छोटी सी भी खामी दिखती है तो वो उसी वक्त पूरी लाइन को रोक सकता है। सच में? हाँ, एक आम कर्मचारी पूरी लाइन रोक सकता है? बिल्कुल। और वे उस छोटी सी खामी को उसी वक्त सुलझाते हैं ताकि वो भविष्य में कोई बड़ी समस्या ना बन जाए। ये जो निरंतर सुधार की सांस्कृतिक सोच है ना, इसी ने जापान को मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह बनाया है। कमाल है। और मुझे लगता है जर्मनी की जो वर्क एथिक्स है वो भी कुछ ऐसी ही है। समय की पाबंदी और क्वालिटी को लेकर उनका जो जुनून है वो सीधे उनकी मशीनों और कारों में झलकता है। एकदम सही। अब अगर इसी चश्मे से हम भारत को देखें तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, हमारी युवा आबादी। बिल्कुल, हमारी 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये तो एक बहुत बड़ी युवा फौज है हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा अवसर तो है, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक गारंटी नहीं है। मतलब सिर्फ युवा होने से काम नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, एक युवा आबादी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है क्योंकि काम करने वाले हाथ ज्यादा हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस 65% आबादी के पास आज के बाजार के हिसाब से जरूरी कौशल ही ना हो, तकनीकी ज्ञान ना हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो क्या होगा? तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ये लाभांश एक बहुत बड़े संकट में बदल सकता है। बिना कौशल के इतने सारे युवा उत्पादक बनने के बजाय सिस्टम पर एक बोझ बन जाएंगे। मानव पूंजी में भारी निवेश किए बिना ये 65% का आंकड़ा सिर्फ एक भ्रम है। ये बात तो बहुत डराने वाली भी है और सोचने वाली भी है। वैसे इस कौशल की अहमियत को समझना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने इतिहास को खंगालें तो पता चलता है कि प्राचीन भारत में कौशल और गुणवत्ता सिर्फ एक व्यापार नहीं था, वो जीवन जीने का एक तरीका था। काम को तो सीधे पूजा का दर्जा दिया गया था। हाँ, और आज भी देखिए ना, हमारी संस्कृति में विश्वकर्मा पूजा होती है, आयुध पूजा जैसे त्योहार होते हैं जहां हम औजारों की पूजा करते हैं। ये इसी बात का प्रतीक है कि काम और उसमें इस्तेमाल होने वाले औजार ईश्वर के समान है। किसी भी चीज का निर्माण करना एक साधना मानी जाती थी। और ये सिर्फ कोई अंधभक्ति नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान था। जैसे शिल्प शास्त्र इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं, लिखे गए हैं। हाँ, मूर्तियां बनाने, मंदिर निर्माण करने के इतने सटीक गणितीय अनुपात उसमें है कि आज के आर्किटेक्ट्स भी उसे देखकर हैरान रह जाएं। मूर्तियों के चेहरे के भाव, पत्थरों का चुनाव, ये सब कला और विद्या का एक बेजोड़ मिश्रण था। और आपको पता है, शिल्पकारों की पीढ़ियां अपना पूरा जीवन एक मंदिर बनाने में लगा देती थीं, और वो भी बिना इस लालच के कि इतिहास में उनका नाम कहीं दर्ज होगा। ये उत्कृष्टता की एक शुद्ध खोज थी। काम के प्रति ऐसा समर्पण आज के दौर में कम ही दिखता है। और इसी तकनीकी उत्कृष्टता का एक ऐसा उदाहरण भी है जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को सीधे चुनौती देता है। मतलब प्राचीन भारत के सिले हुए जहाज, स्टिच्ड शिप्स। अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही शानदार तकनीकी इनोवेशन था। मुझे तो ये सुनकर ही हैरानी होती है कि बिना लोहे की कील के सिर्फ लकड़ियों को सिलकर बनाए गए जहाज हिंद महासागर की इतनी उफनती लहरों को पार कर लेते थे। मतलब कैसे? मैं एक टीचर की तरह समझाती हूँ आपको। लगभग 2000 साल पहले भारतीय नाविक जो जहाज बनाते थे, उनमें वो लोहे के कीलों का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। तो फिर लकड़ियों को जोड़ते कैसे थे? वो नारियल की जटाओं से बनी एक खास तरह की डोरियों का इस्तेमाल करते थे। उन डोरियों से तख्तों को आपस में सीला जाता था। लेकिन एक बात बताइए, लोहे जैसी मजबूत चीज को छोड़कर रस्सी का इस्तेमाल क्यों? क्या उस वक्त लोहे की कमी थी हमारे पास? बिल्कुल नहीं। लोहे का ज्ञान तो उस समय भारत में बहुत उन्नत था। असल में यहाँ बात उनकी ज्योग्राफिकल नॉलेज यानी भौगोलिक बुद्धिमत्ता की है। वो कैसे? देखिए, हिंद महासागर की लहरें बहुत तेज और अप्रत्याशित होती हैं। जब एक बहुत विशाल लहर जहाज से टकराती है तो एक भारी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। हाँ, जोर का झटका लगेगा। अब सोचिए, अगर जहाज के तख्तों को लोहे की कीलों से कसकर जोड़ा गया हो तो वो ढांचा बहुत सख्त हो जाएगा ना, एकदम रिजिड हो जाएगा। हाँ, और उस तेज लहर के टक्कर से वो सख्त लकड़ी बीच से चटक सकती है और जहाज टूटकर डूब सकता है। ओहो, मतलब कीलों की वजह से जो सख्ती आती
वही उस जहाज की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती लहरों के सामने। बिल्कुल, यही तो विज्ञान था। डोरियों से सिले होने के कारण जहाज का ढांचा थोड़ा लचीला रहता था। तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता होगा। हाँ, जब कोई बड़ी लहर टकराती तो जहाज टूटने के बजाय लहरों के साथ हल्का सा मुड़ जाता था। ये सिलाई एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती थी। ये वहां की स्थानीय प्रकृति के हिसाब से खोजी गई एक लाजवाब इंजीनियरिंग थी। सच में अद्भुत है ये। हालांकि ये भी सच है कि 16वीं सदी में जब भारी तोपों वाले यूरोपीय जहाज आए तो उनके सामने धीरे धीरे इस स्वदेशी तकनीक का पतन हो गया और आज ये सिर्फ छोटी मछली पकड़ने वाली नाव तक ही सीमित रह गई है। वो लचीलापन ही उस जहाज की असली ताकत थी। ये बात बहुत गहरी है। खैर, अब अगर हम इस पूरी कहानी को आज के संदर्भ में जोड़ें तो देखिए, हमारे पास प्रकृति से मिला कच्चा माल है, हाँ, भूमि है, हमारे पास ऐतिहासिक कौशल है और आधुनिक मानव पूंजी भी है, यानी श्रम भी है। लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों के होने से कोई बड़ा उद्योग खड़ा हो सकता है? मतलब अगर आज हमें वैसे 100 जहाज एक साथ बनाने हों तो भारी मशीनरी चाहिए, पैसों चाहिए। एकदम सही सवाल। और यहीं पर उत्पादन के अगले 2 स्तंभ, पूंजी और उद्यमिता, पूरी तस्वीर में आते हैं। तो ये पूंजी या कैपिटल, ये सिर्फ पैसा है क्या? नहीं, पूंजी सिर्फ बैंक में रखे पैसे का नाम नहीं है। ये तो इस पूरे उत्पादन के इंजन का ईंधन है। मतलब इसमें वो सब कुछ शामिल है जो उत्पादन की प्रक्रिया को संभव बनाता है। फैक्ट्री की बड़ी इमारतें, रोबोटिक आर्म्स, सॉफ्टवेयर के सर्वर, माल ढोने वाले ट्रक, ये सब पूंजी के ही अलग-अलग रूप हैं। अच्छा, तो जमीन मिल गई, मेहनत करने वाले लोग मिल गए, मशीनें आ गईं। अगर मैं इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह देखूं, हाँ, एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा। तो ये सब अलग-अलग साजों की तरह हैं। हाँ, वायलिन अपनी जगह रखा है, ड्रम अपनी जगह है, लेकिन ये सब अपने आप तो कोई सुरीला संगीत पैदा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। इन्हें एक संगीतकार की जरूरत होती है जो ये तय करे कि कौन सा साज कब और कितनी जोर से बजेगा। तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसी संगीतकार को हम उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। उद्यमी वो धुरी है जो बाकी तीनों कारकों को, भूमि, श्रम और पूंजी को, एक धागे में पिरोता है। वो रिस्क लेता है। हाँ, वो भविष्य की किसी जरूरत को पहचानता है, जोखिम उठाता है और एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करता है। और भारत में जब भी हम किसी ऐसे दूरदर्शी उद्यमी की बात करते हैं तो मुझे लगता है JRD टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, JRD टाटा एक परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ एक कंपनी बनाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरी एक व्यवस्था रची थी भारत में। जैसे 1932 में जब उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो बाद में एयर इंडिया बनी। तो जरा सोचिए उन्होंने उस वक्त क्या किया होगा। उन्होंने खाली जमीन ली होगी, हवाई जहाजों के रूप में भारी पूंजी का निवेश किया होगा, और फिर पायलटों और इंजीनियरों को ट्रेनिंग भी तो दी होगी। वही तो, मानव पूंजी को प्रशिक्षित करना हुआ। उन्होंने इन सारे बिखरे हुए संसाधनों को एक ऐसी लाभदायक सेवा में बदल दिया जिसने भारत को पूरी दुनिया से जोड़ दिया। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक जो बेहतरीन उद्यमी होता है वो सिर्फ मुनाफा नहीं देखता, वो ये भी समझता है कि उसकी मानव पूंजी सबसे कीमती है। JRD टाटा इसके लिए बहुत मशहूर थे। हाँ, उन्होंने अपने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए 8 घंटे की शिफ्ट, मुफ्त चिकित्सा और सुरक्षित माहौल जैसे नियम तब लागू कर दिए थे जब दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसे कोई कानून बने भी नहीं थे। उनका साफ मानना था कि अगर आप अपने कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे तो वे आपकी कंपनी का ख्याल रखेंगे। उद्यमिता का असली मतलब सिर्फ दौलत कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के ताने बाने को मजबूत करना भी होता है। और आज के समय में इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना तेज करने का काम एक और चीज कर रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी? हाँ, लेकिन तकनीक कोई अलग से 5वां स्तंभ नहीं है। ये एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है, जो चीजों को आसान और तेज बना देती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि कम समय और कम लागत में हम ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI को ही देख लीजिए। इसने लेन देन की पूरी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से रफ्तार दी है वो सच में चमत्कार जैसा है, रख सकता है। और वही काम अगर इंसान करते तो हफ्तों में लग जाते हैं। बिल्कुल। और तकनीक ना पुराने और नए का भी बहुत अद्भुत संगम करवा रही है आज। वो कैसे? जैसे 3D प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आज हथकरघा यानी हमारे जो पुराने हैंडलूम के डिजाइन हैं उन्हें वापस जिंदा करने के लिए किया जा रहा है।
सदियों पुरानी कला को कंप्यूटर की मदद से बड़े पैमाने पर ढाला जा रहा है। ये सब सुनने और देखने में बहुत जादुई लगता है, लेकिन जब हम असल दुनिया में उतरते हैं जी तो ये देखना भी जरूरी है कि इन चारों स्तंभों को मिलाया कैसे जाता है। हाँ, जिसे हम उत्पादन मिश्रण या प्रोडक्शन मिक्स कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी इसे? देखिए, अगर कोई हस्तशिल्प का काम है, जैसे टोकरी बुनना या कालीन बनाना, तो वहाँ मशीनों से ज्यादा कारीगरों के हाथों की जरूरत होती है। राइट। इसे हम श्रम गहन या लेबर इंटेंसिव उत्पादन कहते हैं। जहाँ इंसान ज्यादा लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंप्यूटर के लिए कोई माइक्रोचिप बन रही है, तो वहाँ धूल का एक कण भी पूरी चिप खराब कर सकता है। वहाँ तो एकदम क्लीन रूम चाहिए होता है। हाँ, तो वहाँ इंसानों से ज्यादा रोबोट्स और बहुत ही महंगी मशीनों की जरूरत होती है। इसे हम पूंजी गहन या कैपिटल इंटेंसिव उत्पादन कहते हैं। समझ गया। और मुझे लगता है ये पूरा सिस्टम ना किसी स्मार्टफोन की सप्लाई चेन को देखने पर एकदम साफ हो जाता है। बिल्कुल सही। एक फोन की कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले खदानों से लिथियम या कोबाल्ट जैसे खनिज निकाले जाते हैं। ये हो गई हमारी भूमि। फिर इंजीनियर और डिजाइनर उस फोन का पूरा आर्किटेक्चर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं। ये हो गई हमारी मानव पूंजी। इसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट्स की मदद से वो फोन असेंबल होता है। ये हो गई पूंजी। और अंत में इसे दुनिया भर के बाजारों में बेचने का, मार्केटिंग करने का जो पूरा मॉडल होता है, वो एक विजनरी का होता है। और ये हो गई उद्यमिता। वाह, ये तो सच में किसी सिम्फनी की तरह है जहां सब एक साथ काम कर रहे हैं। है ना? लेकिन इस सिम्फनी में एक बहुत गहरा और खतरनाक सुर भी छिपा है जिससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सोचिए, अगर वो लिथियम की खदान उस इलाके के सारे ग्राउंड वाटर को सोख ले, या फिर जब वो स्मार्टफोन 2 साल बाद खराब हो जाए और ई कचरे के ढेर में चला जाए, और फिर उसमें से रिसने वाले रसायन हमारी जमीन और नदियों को जहरीला कर दें। बिल्कुल, तो क्या हम उस उत्पादन को सफल कहेंगे? ये असल में उत्पादन चक्र का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है कि हमारे इकोसिस्टम पर इसका क्या असर हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? अगर उत्पादन आंख बंद करके किया जाए तो प्राकृतिक संसाधन खत्म होने लगेंगे। उद्यमों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयर धारकों को मुनाफा देना नहीं है। एक जिम्मेदार सप्लाई चेन होनी चाहिए। हाँ, जो अपने कचरे का प्रबंधन करे, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई करे और साथ ही अपनी मानव पूंजी यानी अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल भी दें। क्योंकि अगर इनमें से किसी भी एक स्तंभ का बहुत ज्यादा शोषण होता है, चाहे वो जमीन हो या इंसान, तो पूरा आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और हमारा इतिहास गवाह है इस बात का। जिन समाजों ने इन चारों कारकों के बीच एक सही और जिम्मेदार संतुलन बनाए रखा, सिर्फ वही लंबे समय तक टिक पाए और समृद्ध हुए हैं। सच में, आज की इस चर्चा ने उत्पादन और अर्थव्यवस्था को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। जो चीजें हमारे आसपास इतनी खामोशी से मौजूद हैं, उनके पीछे कितना बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। बिल्कुल, अर्थशास्त्र हर जगह है। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद आने वाले दशकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। वो क्या? आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग बहुत तेजी से इंसानी दिमाग वाले काम सीख रहे हैं और पूंजी का आकार लगातार बढ़ रहा है, भविष्य की अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी की असली जगह कहाँ होगी? ओहो, ये तो शायद हमारी सदी का सबसे अहम सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब एआई बहुत सी तकनीकी और तार्किक चीजों को खुद ही संभालने लगेगा, तब इंसान को किस चीज में महारत हासिल करनी होगी? बिल्कुल। ऐसा कौन सा कौशल होगा जो किसी मशीन के पास नहीं हो सकता और जो इंसान को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है। सही कहा, ये मशीन और इंसान के बीच हमारे अपने अस्तित्व को तलाशने का सवाल है। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।